Hey guys, welcome back to my channel Chartered Beings and I am Jyoti Chauhan from Chartered Beings। और आज हमारा टॉपिक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस एंड रिजर्व का ट्रीटमेंट करना जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ हो। और पढ़ने से पहले हम जो आज से पहले पढ़ा है उसका रिवीजन करते हैं, यानी कि इस चैप्टर में हम 2 दिन से क्या पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट डे हमने पढ़ी थी इस चैप्टर की थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है ये सिचुएशंस पढ़ी थी रिकॉन्स्टिट्यूशन की। एंड थर्ड पढ़ा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने के बाद किस किस चीज पर इफेक्ट पड़ता है, ये हमने फर्स्ट डे पढ़ा था। सेकेंड डे हमने पढ़ा था कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालना सीखा था। और आज हम थर्ड स्टेप पर आ गए हैं, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस एंड रिजर्व पर आ गए हैं। आज सीखेंगे कि इनका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले सीखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जब ही पहुंचेगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। सबसे पहली चीज है रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉस को समझना। सो गाइस स्टार्ट करते हैं कि रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का मतलब क्या होता है। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है कुछ जुड़ा हुआ प्रॉफिट, यानी कि रिजर्व का मतलब होता है कि कुछ ऐसा पर्टिकुलर प्रॉफिट उठाकर रख रखा हमने किसी चीज के नाम का, यानी कि माना मुझे फ्यूचर में कोई असेट्स खरीदनी है, मैंने उसके नाम का कोई प्रॉफिट उठाकर रख लिया, कोई रिजर्व बना लिया कि 10-10 लाख रुपए मैं हर साल कंट्रीब्यूट करूंगी इस रिजर्व में जाकर, जब जाकर मुझे फिक्स असेट्स खरीदनी है। तो ये होता है रिजर्व, मतलब कुछ प्रॉफिट उठाकर रखना। एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कुछ इसी टाइप का होता है, इसे हम रिटेन अर्निंग भी कहते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उठाकर रख लेना किसी अनफॉर्चुनेट लॉस के लिए, यानी कि माना कल आपदा आ गई, कोई सुनामी आ गई, फर्म को नुकसान पहुंच गया, या जिस तरीके से अब कोरोना कोविड-19 चल रहा है, डिसीज है, इसका किसी को नहीं पता था, तो बहुत सारी फर्म्स को लॉस भी हुआ है। लेकिन वो लॉस किससे फुलफिल होगा, उन्होंने कोई ना कोई रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उठाकर रख रखा होगा, उसी से फुलफिल होगा। एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, एक्यूमुलेटेड लॉस का मतलब होता है कि जिस ऐसा लॉस जो एक साल में फुलफिल नहीं किया जा सकता, जिसे बहुत सारे ईयर्स चाहिए फुलफिल करने के लिए, यानी कि उस लॉस को रिटर्न ऑफ करने के लिए बहुत सारे ईयर्स चाहिए। इस ऐसे लॉसेस को एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहते हैं। अब आप कहेंगे दीदी ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो देखिए रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस। रिजर्व में क्या क्या आता है, रिजर्व में आ जाता है जैसे जनरल रिजर्व एंड WCR एंड IFR। ये इस बार आप पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाती हूँ। फिलहाल मैं इन्हें शॉर्ट में बता देती हूँ कि जनरल रिजर्व, WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम अपने मजदूरों के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए बनाते हैं। उनको किसी मतलब माना कल को किसी एम्प्लॉयज का एक्सीडेंट हो गया तो उसे कंपनसेशन देने के लिए हम इस रिजर्व का यूज करते हैं। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के लिए बनाया जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, तो उस घटने और बढ़ने से जो लॉसेज होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए IFR बनाया जाता है। तो ये भी रिजर्व में आता है। एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में आप P&L का क्रेडिट बैलेंस, ये ध्यान रखना, P&L का क्रेडिट बैलेंस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में आता है, जबकि एक्यूमुलेटेड लॉस में P&L का डेबिट बैलेंस आता है। हमेशा ध्यान रखना जितने भी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है उनका बैलेंस क्रेडिट होता है और एक्यूमुलेटेड लॉस का बैलेंस डेबिट होता है। क्रेडिट वाली साइड लाइबिलिटी में आती है, यानी कि ये रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लाइबिलिटीज में आएंगे और एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो आएंगे वो आएंगे असेट्स में। तो इसमें P&L का डेबिट बैलेंस आ गया। एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस मैंने जो अभी बताए थे, ऐसे एक्सपेंस जो एक साल में हम रिटर्न ऑफ नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस। ये भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस में आता है। तो ये मैंने कुछ टाइप्स बताए, मतलब कुछ रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बताए। वैसे आपकी चैप्टर में इससे ज्यादा नहीं आएंगे, यानी कि 2-4 प्रॉफिट से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, सिर्फ यही आते हैं।
तो अब स्टार्ट करते हैं। अब आपने पढ़ लिया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं कि इनका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो गाइस अब समझते हैं हम रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने से पहले हमेशा दो बातें याद रखना कि पार्टनर्स के पास दो चॉइसेस होती हैं। दो चॉइसेस कौन सी होती हैं? पहली चॉइस होती है नॉट एडजस्टमेंट की, सेकंड चॉइस होती है एडजस्टमेंट की। नॉट एडजस्टमेंट में क्या होता है कि पार्टनर्स एडजस्टमेंट नहीं चाहते, एडजस्टमेंट में पार्टनर्स एडजस्टमेंट चाहते हैं। अब दीदी एडजस्टमेंट नॉट एडजस्टमेंट हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझाते हैं। मान के चलो तीन पार्टनर है ए, बी एंड सी, उनका फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो बदलने वाला है। प्रेजेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1 यानी कि इक्वल शेयर, लेकिन वो फ्यूचर करने वाले हैं 4:7:7 यानी कि बी एंड सी जो है वो गेनिंग पार्टनर बनने वाले हैं एंड ए जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बनने वाला है, यानी कि ए सैक्रिफाइसिंग, बी एंड सी गेनिंग। तो ए क्या कहेगा? ए बहुत कुछ कहने वाला है इसमें। ए कहेगा कि मुझे एक बात बताओ, जो हमने आज तक मेहनत से रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बनाए हैं, आज की डेट में अगर माने तो वो 1:1 रेशियो में मिलने वाला था, यानी कि मुझे भी बराबर का हिस्सा मिलने वाला था। लेकिन अगर आज हम उन्हें नहीं बांटते हैं तो वो फ्यूचर में मुझे कम मिलेंगे और तुम दोनों को ज्यादा मिलेंगे। तो ये दोनों बोले बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रेशियो चेंज हो जाएगा। अब ए के ऊपर डिपेंड करता है कि ए नॉट एडजस्टमेंट चाहता है या एडजस्टमेंट चाहता है। अब नॉट एडजस्टमेंट वाले केस में क्या होगा? ए बोलेगा मेरे को कुछ नहीं पता, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व हैं वो सब तुम ओल्ड रेशियो में बांट दो, यानी कि आज का जो काम है, यानी कि रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो आज तक बने हैं वो सब बांट दो और आज से नए प्रॉफिट, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड लॉसेस बनाएंगे इस रेशियो में, इस रेशियो के अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गया नॉट एडजस्टमेंट, यानी कि ए नहीं चाहता कुछ भी एडजस्टमेंट करना। लेकिन सेकंड है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या होगा? ए बोलेगा बी और सी से कि चलो ठीक है कि हम क्या करते हैं, जो आज तक रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बने हुए हैं ना, उन्हें नहीं बांटते, ठीक है, नहीं करते ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनका डिस्ट्रीब्यूशन। बी और सी खुश, वो बोले अच्छा नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ए बोला रुको रुको, मैंने पूरी बात नहीं बोली है, मैं एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस एडजस्टमेंट में क्या होगा, तुम नेट इफेक्ट निकालो, उस नेट इफेक्ट को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जब बटेगा, यानी कि आज की डेट में उनकी जो नेट इफेक्ट वैल्यू है उसके रुपए बी और सी से लेके ए को दे दिए जाएंगे। आई बात कुछ समझ में? नेट इफेक्ट निकालेंगे, यानी कि ए बोलेगा आज की डेट में उनका नेट इफेक्ट निकालते हैं। नेट इफेक्ट यानी कि रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ऐड कर दो, उसमें से जो लॉसेज है उन्हें माइनस कर दो। उस नेट इफेक्ट की जो वैल्यू आएगी उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, यानी कि बी और सी उस वैल्यू का शेयर ए को दे देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। फिर ए कहेगा कि बाद में जिस दिन भी बाद में फर्म बंद होगी, डिस्क्लोज होगी, तो इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट और नॉट एडजस्टमेंट समझ में आया, यानी कि जब वो कहेगा मुझे नहीं पता कि आज की डेट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आज ही बढ़ना चाहिए, तो वो हो गया नॉट एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट नहीं चाहता, एडजस्टमेंट चाहेगा तो वो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आ गई बात आपको टोटल समझ में कि होने क्या वाला है दोनों केसेस में। तो फर्स्टली आज हम पढ़ेंगे नॉट एडजस्टमेंट वाला केस, यानी कि ये वाला केस। इस वाले केस में किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या बातें नहीं ध्यान रखनी चाहिए। अब ऐसी तो कोई बात नहीं होती कि जो नहीं ध्यान रखनी चाहिए, तो यानी कि सारी बातें जो मैं बताऊंगी वो ध्यान रखनी जरूरी है। तो चलिए देख, सो गाइज नॉट एडजस्ट वाले केस में हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट है और रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, यानी कि सारे रिजर्व, सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सारे एक्यूमुलेटेड लॉस सब किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एंड सेकंड पॉइंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ये नहीं बताया कि पार्टनर एडजस्टमेंट कर रहा है या नहीं एडजस्टमेंट कर रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि वो नॉट एडजस्टमेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है। ओके गाइस, अगर साइलेंट है तो हमें यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा। एंड थर्ड पॉइंट है कि रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, यानी कि
इस वाले केस में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं हमने, वो बैलेंस शीट में नहीं शो होंगे। सीधी सी बात है, जो चीज हमने बांट दी है अब वो चीज बची ही नहीं है, तो बैलेंस शीट में किस तरीके से शो कर सकते हैं, नहीं शो कर सकते। तो याद रखना इस वाले केस में बैलेंस शीट में शो नहीं होते हैं। तो एक स्टार्ट करते हैं कि एंट्रीज किस तरीके से बनेंगे इस वाले केस की। अब मेरे को एक बात बताओ, जब रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा या घटेगा? यस, बिल्कुल राइट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है तो क्या होता है? बिल्कुल राइट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो ध्यान रखना, जब रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बढ़ते हैं, मान लेते हैं हमारे पास WCR है यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जो हमें बांटना है पार्टनर्स को, तो वो बटेगा, डेबिट होगा। डेबिट क्यों करा दीदी? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि WCR का बैलेंस क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज में आता है। अब वो हमें खत्म करना है क्योंकि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब कुछ बांट रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी क्रेडिट बैलेंस चीज को खत्म करने के लिए उसे डेबिट कर देता है। तो हमने WCR डेबिट कर दिया, उसी तरीके से IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी डेबिट कर देंगे और PNL अकाउंट को डेबिट करेंगे जो क्रेडिट था बैलेंस शीट में, यानी कि जो लायबिलिटी साइड था बैलेंस शीट में या जिसका बैलेंस क्रेडिट था उसे डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स में बांट देंगे, टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल एंड टू C's कैपिटल। मान लेते हैं ये 10,000 था, ये 20,000 था एंड ये 20,000 था, तो ये हो गया 50,000। 50,000 हो गया एंड ये भी मान लेता है 20,000 था। सो तीनों चीजें 20,000 थी, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 60,000 हो गई। किस रेशो में बटेंगी? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या था A, B एंड C का? 1:1, यानी कि तीनों को इक्वली पार्ट में बांट देंगे इनटू 1/3। 3 से इसे कैंसिल करेंगे, यानी कि तीनों को 20,000 मिल जाएगा। आपको आई बात समझ में? मतलब कंक्लूजन ये है कि सारे रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डेबिट होते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। प्रॉफिट से हमेशा और रिजर्व से इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। अब डिक्रीज किस चीज से होगा दीदी? डिक्रीज लॉसेस से होगा। जब हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस को रिटर्न ऑफ करेंगे तब होगा, या PNL का डेबिट बैलेंस रिटर्न ऑफ करेंगे तब होगा डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वो भी देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। देखिए, जब डिक्रीज होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो सीधी सी बात है, पहले डेबिट ही कर दो सारों को। A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। मान लेते हैं एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है जो असेट साइड हमें दे रखा है, यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है जिसका बैलेंस 30,000 रुपए है। ये भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, यानी कि तीनों में इक्वली बट जाएगा 10-10 हजार रुपए। यानी कि सेकंड ट्रीटमेंट हो गया एक्यूमुलेटेड लॉसेस का। एक्यूमुलेटेड लॉसेस हमें कैसे ट्रीट करने हैं? जो एक्यूमुलेटेड लॉस होगा उसे क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसका बैलेंस पहले से डेबिट था, उसे खत्म करना है तो क्रेडिट कर देंगे। और एक्यूमुलेटेड लॉस से एक्सपेंस से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होता है तो उनको डेबिट कर देंगे और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये ट्रीटमेंट थे जो इस वाले केस में होते हैं। इस वाले केस के ट्रीटमेंट हम कल पढ़ेंगे और ये पॉइंट्स बिल्कुल याद रखना कि ओल्ड रेशो यूज होता है इसमें, एंड क्वेश्चन साइलेंट हो तो भी हमें यही अप्लाई करना और बैलेंस शीट में शो नहीं करा जाता क्योंकि ये सब कुछ बट चुका है, बट गया तो खत्म, कहीं नहीं शो करा जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बच्चे क्या करते हैं, उसे भी रिजर्व मान लेते हैं, रिजर्व मान लेता है तो उसे
डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में। अब भैया उसे कभी डिस्ट्रीब्यूट मत करना, वरना एम्प्लॉयज तुम्हें मारेंगे, क्योंकि वो एम्प्लॉयज का होता है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है वो फर्म की लायबिलिटी होती है। फर्म की लायबिलिटी होती है जब एम्प्लॉयज हमारा रिटायर होता है तो उससे फंड को देना। तो ईपीएफ, बस आप इतना ध्यान रखें, ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती है, केवल हम यहाँ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो गलती से भी ईपीएफ को रिजर्व मत मान लेना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ लिख लेना कि ईपीएफ इज ए लायबिलिटी। सो गाइज मिलते हैं कल। नॉट एडजस्टमेंट का आज पढ़ लिया है, कल मिलेंगे एडजस्टमेंट के टॉपिक के साथ। जब तक आप इसका रिवीजन करिए, इसके क्वेश्चन करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और मुझे उम्मीद है, पूरी कॉन्फिडेंट है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।